होंगे उसमें आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना, वो आज हम लोग और सीखेंगे। तो पहले हम लोग जो कुछ सवाल हमारे बचे थे वृत्त संबंधी क्षेत्रफल निकालने वाले, उनको करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग शुरुआत करेंगे आयतन निकालने के लिए। रेडी? ओके, चलिए क्लास स्टार्ट है। मैंने आपका समय बचाने के लिए यहाँ पे दो फिगर बनी हुई हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। इन फिगर में क्या बना हुआ है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वृत्त बना हुआ है, और वृत्त क्या होता है आपको पता होगा, मैंने कल बताया था। इस अगर वृत्त की त्रिज्या r हो, क्या हो? वृत्त की त्रिज्या अगर r हो, इस वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? इसके मध्य बिंदु जिसको हम केंद्र कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है वो त्रिज्या होती है। मतलब ये अगर r है, ठीक है ना, तो अगर किसी r त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत कोई वर्ग बना हो, मतलब ये कोई वृत्त बना है और इसके अंतर्गत ये कोई वर्ग बना हुआ है, और ये जो वर्ग है, ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है या पूछ लेंगे। त्रिज्या दी गई होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या है? r है ना। तो इसके लिए ट्रिक है, फार्मूला है, जब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो तथा उसके अंतर्गत मतलब उसके अंदर, देखिए अंदर ही तो है ना, उसकी परिधि को टच कर रहा है, उसके अंदर कोई वर्ग बना हो, अंतर्गत कोई वर्ग निर्मित हो, कोई वर्ग निर्मित हो, मतलब वर्ग बना हो। क्लियर? तब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? निर्मित हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये वाला जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या है, ये पेपर में सवाल आता है या पूछा जाता है, तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू आर स्क्वायर। 2 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या। मतलब जो भी त्रिज्या दी गई हो, जो भी वृत्त की त्रिज्या हो, उसका वर्ग कर दीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। ये एक ट्रिक होती है, ये एक फार्मूला है जिसे आपको याद रखना है। इससे संबंधित कभी कोई सवाल आ जाता है तो आसानी से आप कर लेंगे। जैसे अगर कोई सवाल आता कुछ इस प्रकार से, किसी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत निर्मित किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल आ जाता है तो कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, अभी हमने फार्मूला बताया है क्या है या क्या होगा। अभी हमने आपको बताया ऐसे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 2 गुणे त्रिज्या के वर्ग के। त्रिज्या क्या है यहाँ पे? त्रिज्या है 4, तो 4 का हम वर्ग कर देंगे, त्रिज्या के वर्ग के 2 गुने के बराबर होता है। 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 16 दूनी 32 वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग का क्षेत्रफल
हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे आप। कभी कोई ऐसा सवाल आता है तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ऐसा होता क्यों है? अगर ऐसा ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये जो यहां से तक की दूरी थी, ये वाली दूरी, ये क्या थी? इसकी परिधि तो थी, सॉरी ये इसकी त्रिज्या थी, और ये त्रिज्या थी कितनी? ये त्रिज्या थी कितनी? r थी। तो ऐसे अभी जो हम लोग करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे और मिला देंगे तो विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकर्ण। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या हो जाएगा? आप समझ सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 गुना किया था, r को 2 गुना किया और ये स्क्वायर निकाला। तो ऐसे आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए अब दूसरी तरफ बढ़ते हम लोग हैं, दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है ये ध्यान दीजिए। दूसरे सवाल में कुछ इस प्रकार है, यहां पे जो वृत्त है, यहां पे जो वृत्त है के बाहर वर्ग बना हुआ है। ये वर्ग कहां है? ये वृत्त के बाहर है, जबकि यहां पे वर्ग क्या था? वृत्त के अंतर्गत, अंदर बना हुआ था। क्लियर? मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। तो जब कभी ऐसा हो कि वृत्त के बाहर कोई वृत्त बना हो, है ना, तब उसके लिए हम कैसे फार्मूला निकालेंगे? ये होगा, इसमें पूछा जाता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर क्या है? हमारा वृत्त है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है। सवाल क्या होगा? x सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत निर्मित बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो उस बड़ा से बड़ा कितना वृत्त बन सकता है और जो बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। ये जो हमारा बन रहा है इसके अंतर्गत वर्ग है, यही तो इसकी त्रिज्या होगी। अभी हमने आपको बताया यही इसकी त्रिज्या होगी। तो कैसे निकालेंगे हम इस वृत्त का क्षेत्रफल? अगर हमें ये पता चल जाए तो इसके लिए फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, पाई गुणे एक्स या भुजा जो भी है, x/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है वृत्त के क्षेत्रफल का, उसको याद कर लीजिए। अगर कभी भी किसी भी वर्ग के अंतर्गत कोई वृत्त बना हो और उसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो सूत्र हो जाएगा पाई r होता है, और यहाँ r क्या है? r है इस भुजा का आधा। वही जैसे अभी उल्टा किया था ना हमने, यहाँ पे देखिए दूना किया था, यहाँ पे हम उसका आधा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये विकर्ण से बन रहा था ना वहां पे। तो x/2 का वर्ग, ये फार्मूला है। x क्या है? यहाँ पे x है हमारी भुजा। तो कभी भी कोई भी सवाल आता है तो इसको हम कर लेंगे बड़ी आसानी से, और इससे संबंधित सवालों को हमसे छूटेंगे नहीं। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। आगे हम लोग आते हैं। एक ऐसी भी आकृति आती है, इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें 2 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं इस आकृति में, कि ये समान आकार के 3 वृत्त हैं। समान आकार के 3 वृत्त हैं। इन समान आकार के 3 वृत्त जो हैं, इसके त्रिज्यखंड अगर हम मान लेते हैं, इनको मिला दें तो इससे क्या बन जाएगा? हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। इससे एक त्रिभुज बन जाएगा। और इस त्रिभुज जो बनेगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, ये जो हमारा बना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? ये त्रिज्यखंड होगा। क्या होगा? त्रिज्यखंड होगा। त्रिज्यखंड आपको पता है ना? वेरी गुड। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या बनेगा? एक त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो ऐसे जब कभी भी हो कि समान आकार के 3 वृत्त एक दूसरे से सटा के रखे जाएं, तो उससे जो त्रिज्यखंड बनेगा, उससे जो
त्रिज्यखंड बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये जो त्रिज्यखंड बना तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। वैसे ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर होंगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर इसको आप मिला दीजिए, जैसे ये हमारी रचना थी ऐसे, इसको मिला देंगे अगर हम तो ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर? और इसको मिला देंगे तीनों को तो हमारी कुछ इस प्रकार से रचना बन जाएगी और ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? त्रिज्यखंड, ये हमारा त्रिज्यखंड है, ठीक है ना? इसका क्षेत्रफल जो होगा 1/6 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/6 पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या है? आर यहाँ पे त्रिज्या है। त्रिज्या किसकी? वृत्त की। त्रिज्या किसकी? वृत्त की। जो यहाँ पे यहाँ से केंद्र थे ना, ये सारे क्या थे? केंद्र। तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो ये थी आर थी, ये भी आर हो जाएगी और ये भी आर हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, ये आर मिलके क्या हो गए? 2r हो गए ना। अभी हम और आगे बात करेंगे जिससे समझ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये पूरा हमारा क्या बन गया था? ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया था। ठीक है ना? तो ये हमारा जो बन गया त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? 1/6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा चीज पूछी जाती है, दूसरी चीज क्या पूछी जाती है कि इसके अंतर्गत ये जो छायांकित भाग है, जो ये बचा हुआ वाला भाग था, जिसको मैं सफेद कलर से कर रहा हूं, सफेद में हटा के मैं रेड कलर कर रहा हूं, ये जो छायांकित भाग है ये वाला, क्लियर? इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर पूछ लेते हैं आपसे हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल निकालने का आसान तरीका है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3 माइनस पाई बटे 2, √3 माइनस पाई बटे 2 गुणे आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कभी भी जब इस प्रकार से तीन वृत्त सटा के रखे गए हों, उसके जो बीच का ये भाग बचता है छायांकित, आवाज नहीं आ रही है, क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ पे मान रख देंगे, आसानी से आपका उत्तर आवाज आ रही है बच्चों, जिसका भी है उसको मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। पेपर में सवाल कैसा आया था? पेपर में एक बार सवाल आया था, यदि 2 मीटर वाले, सवाल मैं लेता हूं। सवाल कुछ था, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में सटाकर रखने पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, ये सवाल आया था। तो इस सवाल को कैसे करेंगे अभी हमने बता दिया। 3 सिक्के लिए हमने या 3 गोले लिए और इन 3 गोलों को हमने सटा के, मैं थोड़ा सा रफली जल्दी बना रहा हूं, ठीक है ना? इनको सटा के हमने, ये 3 वृत्त बराबर बराबर त्रिज्या के थे, इनको हमने आपस में सटा के रख दिया। जब इनको सटा के रखेंगे तो इनके केंद्र की बराबर दूरी होगी, क्योंकि अभी हमने आपसे कहा कि ये समान त्रिज्या के हैं। जब त्रिज्या के समान हैं तो इनके बीच की दूरी भी बराबर होगी, इनके बीच की दूरी भी बराबर होगी। तो ये ऐसे जो आकृति बन जाएगी वो हमारी क्या बन जाएगी?
एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा और ये हमारे त्रिज्यखंड बन जाएंगे। अभी हमने आपको बताया ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो ऐसे हमारे 3 त्रिज्यखंड बनेंगे और इन तीनों त्रिज्यखंडों की हमें क्या निकालनी है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इनका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी हमने फार्मूला बताया था, इस प्रकार जब कोई रचना बनेगी तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/6 पाई आर स्क्वायर। और आर यहाँ पे क्या था, त्रिज्या जो थी वो 7 सेंटीमीटर की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है। 7 यहाँ से, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ, ठीक है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1/6 22 बटे पाई की जगह पे क्या लिख देंगे हम, पाई की जगह लिख देंगे 22/7, आर की जगह पे लिख देंगे 7 और 7 का कर देंगे स्क्वायर। आर स्क्वायर है ना, आर बराबर क्या है, आर बराबर 7 है। क्लियर। अब यहाँ पे इस 7 से 7 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154/6। क्लियर। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो कभी भी सवाल ऐसा आता है तो उसको आप आसानी से कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और अगर इसी का शेष भाग जो अभी ये बचा हुआ था हमारा, शेष भाग अगर हम बात करें, अगर शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा जाता, जो ये सफेद थोड़ा सा भाग बच जाता है, इनको मिलाने से इसका क्षेत्रफल पूछा जाता, या छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जाता, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जाता, तब सूत्र क्या लगेगा उसका, अभी हमने बताया था √3 माइनस पाई/2 ब्रैकेट में गुणे त्रिज्या स्क्वायर। और त्रिज्या क्या थी, आर स्क्वायर था। आर हमारे पास क्या था, 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 सती 49 ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस पाई/2 आंसर हो जाएगा। आपके पास वहां 4 ऑप्शन मिलेंगे, आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारी जब तीन वृत्त आपस में मिले हो। अगर 4 वृत्त आपस में मिले होते तब क्या होता, जैसे इस वाली फिगर, एक ये फिगर थी हमारी और ये हमारा चित्र 2 है, ये चित्र हमारा 2 है। तो यहाँ पे 4 वृत्त मिले हुए हैं तो ये और आसान हो गया। ध्यान से देखिए, अगर ये 4 वृत्त मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा वर्ग। हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीजें बन जाएंगी। एक तो हमारा त्रिज्यखंड हो जाएगा, इसमें भी वही त्रिज्यखंड होगा, ये वाला त्रिज्यखंड होगा। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। क्लियर। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। तो इसमें त्रिज्यखंड कितने होंगे, इसमें त्रिज्यखंड होंगे 4। कितने होंगे, 4। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन त्रिज्यखंडों को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इनको मिलाने से आपका एक वर्ग एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए, यही 4 त्रिज्यखंड तो हम आपस में मिला रहे थे। इन दोनों सभी को काट के अगर एक में मिला देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ गए होंगे। इससे क्या हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड से एक वृत्त बन जाएगा। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आसानी से ये फार्मूला बन जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या होता है, जो शेष भाग बचता है, जो शेष भाग बचता है, शेष भाग क्या बच रहा है, शेष भाग हमारा ये वाला बच रहा है। ठीक है ना। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जो हमारा डॉटेड या छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होता है, अगर वृत्त बनता है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा 4 माइनस पाई गुणे आर स्क्वायर। ठीक है ना।
4 माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये हमारा बन क्या गया, एक पूरा वृत्त बन गया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया था, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा त्रिज्यखंड का वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा। क्या होगा, इसको बटे 2 कर दीजिए। क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो ये हमारे दोनों फार्मूले हो जाएंगे। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। सवाल कोई आएगा तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये हमारे दोनों प्रकार की आकृतियां हो गई। इससे सवाल संबंधित आते हैं, पेपर में पूछा जा चुका है इसलिए मैंने बता दिया। ये हमारा क्या था, त्रिज्यखंड पे आधारित सवाल हो रहे थे और ये हमारे वृत्त और क्षेत्रफल से संबंधित थे। जैसा मैंने कहा कि अब हम लोग बात करेंगे किस चीज की, अब हम लोग बात करेंगे आपके आगे त्रिविमीय रचनाओं की। किसकी, त्रिविमीय रचनाओं की। और त्रिविमीय रचनाएं क्या होती हैं, 3 डायमेंशनल आकृतियां होती हैं, जिसमें आता है आपका घन, घनाभ, घन, घनाभ, है ना। अब हम बात करते हैं त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 3D, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय, त्रिविमीय, त्रिविमीय रचनाएं, ठीक है ना। त्रिविमीय रचनाएं 3 डायमेंशनल कौन कौन सी होगी। पहली तो आपकी एक रचना होती है जो आयत से मिलके बनती है। तो मैं आयत बना लेता हूं यहीं पे, ये आयत बनाया और एक और आयत इसी के ऊपर हमने बना दिया, एक आयत बनाया और इसी के ऊपर हमने एक आयत और बना दिया। जैसे ये हमने आयत बना दिया, आप ध्यान से देखिए। और अगर हम ध्यान से इसको मिला दें इनके सिराओं को, तो ये हमारी जो आकृति बन गई, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारा एक घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ बन गया, ठीक है ना। अब घनाभ बन गया तो इसमें बेसिक, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन मैं बेसिक बता दूं, ये इसके क्या होते हैं, ये इसके सिरा होते हैं, ठीक है ना। कितने शीर्ष हैं, ये देखिए हमारे, ये देखिए ध्यान से, जितने येलो कलर के हैं ये हमारे 8 होते हैं। फिर इसमें क्या आते हैं, शीर्ष आते हैं, फलक आते हैं और सिराएं होती हैं। सिराएं मतलब भुजाएं, ठीक है ना। शीर्ष कितने हो गए, 8, ठीक है ना। सिराएं कितनी हो गई, सिराएं अगर गिनेंगे तो हम 12 होंगी। ये 1 2 3 4, क्योंकि 4 4 आकृतियां हैं, 5 6 7 8 9 10 10 11 और 12, कितनी हो गई, 12 सिराएं कितनी हो गई, 12। फलक कितने होते हैं, फलक मतलब इसके जो इसके ये अलग अलग फल होते हैं, ये फलक कितने होते हैं, फलक होंगे आपके एक लेफ्ट वाला, ये वाला हो जाएगा, एक 2 ऊपर वाला, 3 नीचे वाला, 4 आगे वाला, 5 पीछे वाला, 6। तो फलक कितने हो जाएंगे, 6। तो ये घनाभ की एक आकृति होती है जिसमें ये चीजें होती हैं। बेसिक चीज मैंने बताई, ठीक यही घन में भी होता है, ठीक यही घन में भी होता है। घनाभ और घन में अंतर बस इतना ही होता है, जैसे ये घनाभ आपका आयत से बना था, वैसे हमारा जो घन होता है वो वर्ग से मिलके बनता है। तो मैंने एक आकृत ले ली वर्ग की, एक आकृत वर्ग की और ले ली, और अभी जैसे मैंने उसको बनाया था अब मैं इसको बना रहा हूं, इसको मिला देंगे हम, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा घन बन गया। ठीक इसमें भी हमारे जैसे यहाँ शीर्ष 8 थे, इसमें भी हमारे, ठीक है ना, शीर्ष होंगे और सिराएं होंगी, शीर्ष होंगे, सिराएं होंगी, फलक होंगे, ठीक है ना। सेम हमारे घन की तरह होता है, बस इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम इन्हीं भुजाओं के आधार पे आगे के सवाल को करते हैं और समझते हैं।
क्लियर? अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं पीछे फिर से जाऊंगा। जैसे यही था हमारा, अभी हम लोग व्रत की बात कर रहे थे, और व्रत में ही अगर कोई सवाल कुछ इस प्रकार से आ जाता, जैसा मैंने भी कहा था ना, जो टू डायमेंशनल आकृतियां होती हैं उसमें एक भुजा बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही इसके भी सवाल आते हैं, व्रत के भी सवाल आते हैं। जैसे मैं सवाल यहाँ पे लिख रहा हूं, उसे समझ जाएंगे आप लोग। किसी व्रत की त्रिज्या में 10% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल हमारा है। अभी हमने आपसे ये चीज बोली थी कि ये जो व्रत होता है ये 2D होता है, द्विविमीय रचना होती है। और द्विविमीय रचना करने उसमें जब कभी भी भुजा बढ़ती है, कोई भी भुजा बढ़ती है या घटती है, तो उसके क्षेत्रफल पे जो प्रभाव होता है, तो कल हमने सवाल लगाए थे। कैसे लगाया था मैंने? यहाँ पे पहले हम मानते हैं 100 मानते हैं। अब 100 में कमी क्या हो गई, 10 की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है ना? द्विविमीय रचना है तो 2 बार हम करेंगे, 90 गुणे 90। अब 90 की गुणा करेंगे हम, मतलब तो हो जाएगा 9। हमने कहा था इस जीरो को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, इस जीरो को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो 9 9 81 हो गया। कितना हो गया? 9 9 81 हो गया। तो 100 में और कितना कमी अंतर आ गया, ये कल मैंने तरीका आपको बताया था। 100 से 81 में क्या अंतर है, कम है। पहली बात, कितना कम है? 19 कम है। कितना कम है? 19। तो कमी कितनी हो गई? 19% की कमी हो जाएगी इस वृत्त के क्षेत्रफल में, इस वृत्त के क्षेत्रफल में। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे मैं जो बताना चाह रहा हूं। कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप ऐसे ट्रिक से कर लेते हैं, और नहीं तो दूसरी ट्रिक मैंने एक फार्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100 बटे 100। x मतलब पहली भुजा 10 है, क्योंकि कमी हो रही है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी भुजा में कमी हो रही है ना, तो कमी हो रही है तो माइनस का 10, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। x और y का मान 10 10 ही है, तो 10 गुणे 10 बटे में 100, बटे में 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो कट जाएगा, माइनस का 10 मिलके हो जाएगा माइनस का 20, और ये प्लस का 1, क्योंकि यहाँ एक बचा ना, एक इकन्ना एक, तो माइनस का 20 प्लस का 1 बराबर हो गया माइनस का 19 हो गया। तो यही 19% की कमी जो है ये मैंने यहाँ पे की है। अगर आप फार्मूले से करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ट्रिक मेरे लिए ये है जिससे आपको आसानी लगे सवाल को करेंगे। ठीक है ना? ये मिस हो रहा था तो मैंने कहा इसको मैं बता दूं, कभी सवाल आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग घन और घनाभ की बात करते हैं, त्रिविमीय रचनाओं की बात करते हैं। घन और घनाभ में सवाल जो आएंगे उसमें क्या क्या आता है उसकी बात करते हैं। पहली बात जो हमारा जो घन घनाभ होता है, इसमें अब क्षेत्रफल नहीं होता है, क्योंकि ये चीज हो गई हमारी त्रिविमीय। त्रिविमीय जब होती है तो उसकी एक गहराई हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। तो इसमें क्या क्या निकालते हैं हम लोग हैं, इसमें आयतन निकाला जाता है। क्या होता है? आयतन निकाला जाता है। तो अगर हम बात करें पहले घन की, बात करें अगर हम घन की, अभी हमने बताया घन क्या होता है। घन क्या होता है अभी हमने बता दिया। एक वर्गाकार आकृति को अगर हम कुछ बना दें और उसको कुछ इस प्रकार बना देते हैं, तो इससे जो बनने वाली आकृति होती है वो घन हो जाती है। क्या हो जाती है? घन। तो घन का, अगर आकृति घन है तो सवाल इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं? घन का आयतन पूछा जाएगा, घन का आयतन। तो घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है?
अब इसमें भुजाएं कितनी थी, हमने आपको बताया था ना, टोटल भुजाएं कितनी निकल रही थी हमारी, है ना, फलक, सॉरी फलक कितने थे, 6 थे, फलक कितने थे, 6 थे, फलक कितने थे, 6 थे। और ये लेकिन घन में भुजाएं सब हमारी क्या होती है, बराबर होती है, घन की भुजाएं सभी क्या होती है, बराबर होती है। और जैसे हम लोग वहां पे वर्ग में करते थे, वर्ग निकालते थे ना, जिसे वर्ग से मिलके बना है, तो वर्ग में क्या होता था, लंबाई गुणे चौड़ाई होती थी, तो लंबाई और चौड़ाई हमेशा बराबर होती थी, तो ए स्क्वायर हो जाता था। यही तो मैंने तरीका आपको कल बताया था, ए स्क्वायर हो जाता था। घन में क्या चीज, तीन चीजें होती हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि घन है तो घन में तीनों चीजें बराबर होती हैं, इसलिए हो जाएगा ए क्यूब। तो घन का आयतन जो होगा, घन का जो आयतन होगा वो होगा ए क्यूब। याद रखेंगे, घन का आयतन जो होता है वो ए क्यूब के बराबर होता है, जहां ए क्या है, वो घन की भुजा है। ए क्या है, घन की भुजा है। ए बराबर क्या है, घन की भुजा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जो भी घन की माप दी गई होगी उसको 3 बार आपस में गुणा कर देंगे या ए क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे, घन का आयतन निकल आएगा। दूसरा होता है फार्मूला, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा, बाहर बाहर जो इसका इलाका क्षेत्र होता है, उसी को अगर हम मिला दें तो उसको संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो इसमें फलक कितने थे, 6 थे, इसमें फलक कितने थे, 6 फलक थे ना, और सभी क्या थे, बराबर थे। तो अगर ऐसे फलक हम 6 मिला दें, इस फलक का हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका ए, इसका ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना, ये वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितने हैं फलक, फलक कितने थे, फलक थे हमारे 6, तो एक का क्षेत्रफल कितना निकला, ए स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, आप 6 बार जोड़ देंगे तो उत्तर निकल आएगा 6 ए स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट सिर्फ इसलिए फार्मूले बता रहा हूं क्योंकि आसान जो सवाल आएंगे अगर फार्मूले पे आ जाएंगे तो आसानी से आप इन पे कर लेंगे। और अधिकतर सवाल फार्मूलों पे ही आते हैं, मान दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे। अगला बनता है इससे फार्मूला, घन का विकर्ण निकालना, घन का विकर्ण निकालना। तो घन का जो विकर्ण होता है √3a होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है। ये 3 फार्मूले हैं, इनको आप रट लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। इससे संबंधित सवाल अगर कोई आता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। यह है क्या, यह हमारा है घन, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्लियर, चलिए सवाल एक लेते हैं, समझिए। सवाल कुछ इस प्रकार है, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। आप समझिए, मैं एक ही सवाल में 2 चीजें बताना चाहता हूं, क्या होगा। कभी कभी संपूर्ण पृष्ठ दे देंगे और आयतन पूछ लेंगे, यहां पे आयतन दिया गया है और आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहे हैं। अभी आपको पीछे अगर आप जाइए, आयतन का फार्मूला आपको पता है, घन का आयतन ये होता है, संपूर्ण पृष्ठ का ये होता है। तो अगर आयतन निकल आए या आयतन का मान पता चल जाए तो ए का मान निकल आएगा, ए का मान निकल आएगा तो संपूर्ण पृष्ठ का मान निकल आएगा। मेरी बात समझ गए होंगे। तो लिखेंगे हम, सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। पेपर में क्या होता है, घन का आयतन बराबर, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे हम क्योंकि तैयारी कर रहे हैं पेपर की। तो घन का आयतन कम से कम लिखना पड़े हमें, घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है।
और आयतन की जगह पे आयतन का मान रख देंगे 729 बराबर a क्यूब। और 729 जो क्यूब होता है वो किसका होता है, आपको पता होगा 9 का क्यूब होता है। अगर आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा, मैंने कहा था याद करिए, 9 9 81, 81 9 729 होता है। तो a बराबर आ गया 9। तो a का मान कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। a का मतलब भुजा हो गई उसकी कितनी, घन की भुजा आ गई 9 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, अभी हमने फार्मूला बताया है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। तो 6a का मान आ गया 9। तो 9 स्क्वायर का मतलब 9 बार, 2 बार गुणा कर देंगे तो 9 9 81, 81 गुणे 6, 6 करना 6, 6 अठी 8 छंग 48, 486। अब ये निकला क्या है, संपूर्ण पृष्ठ निकला है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर में होगा। किसमें होगा, वर्ग सेंटीमीटर में होगा। आप तुरंत ऑप्शन में देखेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेपर में। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। पेपर में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। पेपर में आप ऐसे समझ सकते हैं 9 9 81, 81 छक्का, ठीक है ना, एक छक्का 6 ही आएगा। तो जिस ऑप्शन में इकाई का अंक 6 हो, आप उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए, अगर 6 वाला कोई दूसरा नहीं है तो, ठीक है ना, गुणा करने की भी जरूरत नहीं होती है पेपर में कम समय में। तो ऐसे सवाल अगर कोई आ जाएगा तो आसानी से आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। क्लियर। इसी का उल्टा अगर दिया होता, संपूर्ण पृष्ठ दिया होता और आपसे आयतन पूछा जाता या विकर्ण पूछा जाता, तब निकाल लेते। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं हमें। किसी घन का विकर्ण जो दिया गया है वो दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर। विकर्ण इतना दिया है, तो घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन आपसे पूछ लिया गया। अब आपको पता होना, जो दिया गया होगा घन का आयतन आपसे पूछा गया है, जो चीज दी जाती है तुरंत उसका फार्मूला लिखिए। ये तरीका होता है सवाल लगाने का। तो आप तुरंत लिखेंगे घन का आयतन बराबर फार्मूला लिखेंगे। घन का आयतन किसके बराबर होता है, हमने आपको फार्मूला बताया है, घन का आयतन होता है, सॉरी निकालना था हमें, चलिए घन का आयतन लिख दिया है। तो घन का आयतन होता हमारा है a क्यूब, और घन का विकर्ण बराबर जो होता है, घन का विकर्ण होता है वो हमारा था a√3। क्या था, a√3 या √3a था। तो यहां पे हमारे पास मान दिया गया है किसका, घन का विकर्ण का, और घन का विकर्ण है 6√3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से है, तो √3 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 6। मतलब उसकी भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। तो जब भुजा 6 आ गई तो आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन हम कर लेंगे 6 की 3 बार गुणा, 6 गुणे 6, 6 छाक 36, छक्का 216। अगर क्यूब याद होगा 6 का तो तुरंत आंसर कर लेंगे। इसीलिए मैंने कहा था 1 से 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। क्लियर। तो ऐसे घन या घनाभ के सवाल कोई भी आएंगे तो आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम घनाभ पे फिर से आते हैं, और ये हमारा घन का हो गया। अब आते हैं हम घनाभ पे। अब घनाभ का फार्मूला क्या होता है, उससे संबंधित सवाल कैसे होंगे, उसको जल्दी से देखते हैं। जैसे अभी घन का निकाला, ऐसे ही घनाभ का आयतन होता है, ठीक है ना। तो घनाभ का जो आयतन होगा, वो घनाभ का आयतन क्या होता है, यहाँ पे घन में सभी भुजाएं बराबर थी, लेकिन घन में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसलिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं LBH, लंबाई मतलब L लेंथ, ब्रेथ एंड H हाइट, LBH लिखते हैं, आप भी याद कर लीजिए। ये घन का आयतन होता है, आयतन को वॉल्यूम लिखते हैं V से, ठीक है ना, V = LBH। जैसे आपको याद हो सके वैसे याद करिए, लेकिन आयतन का फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा फार्मूला बताया था हमने संपूर्ण पृष्ठ का। तो घनाभ का संपूर्ण जो पृष्ठ होता है, अब यहाँ पे भी पृष्ठ 6 हैं। पृष्ठ कितने हैं, 6 हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जो इनके पृष्ठ थे उनकी भुजाएं बराबर नहीं थी। तो कैसे लिखेंगे हम, 2L × B + B × H + H × L।
अभी आपको हमने बता दिया, एल लेंथ है, बी ब्रेथ है, एच ऊंचाई है। क्लियर? मतलब 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, ऐसे आप कर लेंगे। तो ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा बनता है फार्मूला हमारा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण जो होता है वो बराबर होता है किसके? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। ठीक है ना? तो ये आपके तीनों फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले आपको रटने हैं, याद करने हैं, समझने हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर ये आप कर लेंगे तो इससे संबंधित सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना? अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल को लेते हैं जो घनाभ वाला होगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे सवाल पहला है, तीस सेंटीमीटर लंबे, 20 सेंटीमीटर चौड़े तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का आयतन क्या होगा? या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, कुछ भी पूछ सकते हैं। घनाभ का आयतन, एक ही सवाल में हम दोनों काम कर लेते हैं। आयतन व संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? अधिकतर दो ही चीजें पूछी जाती है, विकर्ण कम पूछा जाता है। आयतन या संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? ठीक है ना? थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि काफी कुछ कवर करना था। ठीक है ना? तो पहले हमें निकालना है आयतन, तो हम लिख देंगे घनाभ का आयतन। क्या निकालना है? घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन तभी निकाल पाएंगे ना जब घनाभ का हमें फार्मूला पता होगा, सॉल्यूशन। ठीक है ना? घनाभ का फार्मूला अभी हमने बताया था, क्योंकि घनाभ में भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो जब बराबर नहीं होंगी तो जो आयतन निकालेंगे L इंटू बी इंटू एच निकालेंगे। ठीक है ना? मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो L कितना है? 30 है। चौड़ाई कितनी है? 20 है। ऊंचाई कितनी है? 10 है। 0 0 की गुणा नहीं की जाती है। 3 दूनी 6, 6 करना 6, 6 हो जाएगा और 3 जीरो आगे लगा देंगे तो 6000 सेंटीमीटर में था, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ, सॉरी, आयतन है तो घन होगा, घन सेंटीमीटर। क्लियर? ओके। अब संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछा जाता तब क्या करते हैं हम? संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना अगर होता तो क्या करते? उसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच प्लस एच एल। फार्मूला रट लेंगे, ये लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। आसानी से आप समझ जाएंगे। 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारी 30 है, 30 गुणे 20 प्लस चौड़ाई हमारी 20 है, ऊंचाई हमारी 10 है, ऊंचाई हमारी 10 है और लंबाई हमारी 30 है। गुणे में लिख लिया। हमने कहा ना जीरो की गुणा नहीं करते हैं। 3 दूनी 6, 6 हो गया, 2 जीरो बढ़ा दिया 600 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकन्ना 2 हो गया, 2 जीरो बढ़ा दिए 200 हो गया। 1 तिया 3 हो गया और 2 जीरो बढ़ा दिए 300 हो गया। 3 2 500 हो गया, 5 6 1100 हो गया, 1100 का दूना किया 2200, तो कितना हो गया? 2200 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, थोड़ा स्पीड है लेकिन आप समझदार हैं, ये जोड़ घटाना कर लेंगे आसानी से। ठीक है ना? तो 2200 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो घन या घनाभ से संबंधित जो सवाल आएंगे मैं मानता हूं कि आप कर लेंगे। ठीक है ना? वेरी गुड। समझ में आ रहा है बच्चों? सर समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? ओके, 2200 होगा। वेरी गुड। समझ में क्या नहीं आ रहा है बेटा? फार्मूला आपको रटना है। फार्मूला हमने बताया कि घनाभ जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होगी तो तीनों की गुणा करने ही से आयतन निकलता है। तो तीनों की हम गुणा ही तो कर रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन निकालने के लिए, है ना? तो ये आपको रटना पड़ेगा बेटा। क्लियर? इसको रटिए बेटा, है ना? इसमें हम मदद नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा। क्लियर? ओके, इसको रटिए, फार्मूला रटिए, है ना? फार्मूला रटेंगे समझ में आ जाएगा, फार्मूला रटेंगे समझ में आ जाएगा।
नहीं तो दोबारा इसको वीडियो में डाल दूंगा, कल आ जाएगा अगर, ठीक है ना, तो उसको फिर आप लोग एक बार और देखिए, समझिए, है ना बेटा, क्योंकि आपके पास समय कम है, कोर्स बहुत है। क्लियर? चलिए अगली आकृति हम लेते हैं। ओके, अगली आकृति हम लोग लेते हैं। ओके, अगली आकृति हमारी क्या होगी? ये हो गया, डिसिप्लिन टूर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओ कोई नहीं, ठीक है ना। अगली आकृति हम क्या लेते हैं? अगली आकृति हमारी जो होगी वो होगी बेलन। क्या होगी? बेलन। बेलन कैसे बनता है मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है, मैं बना के बताता हूं। बेलन जो होता है एक कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है ना, मतलब एक आयताकार आकृति होगी और उसके दोनों फलक पे जो होता है क्या आ जाता है? वृत्त आ जाता है। क्या आ जाता है? दोनों फलक पे वृत्त आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, अगर कुछ इस प्रकार से आकृति बन जाए, ध्यान से देखिए, तो ये आपकी एक बेलन बन जाएगी। बन जाएगी ना? वेरी गुड, बन जाएगी। देखिए मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया, आपका ये बेलन बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया बेलन। तो क्या हो गया हमारा? ये हो गया बेलन। अब बेलन में क्या क्या आया, ध्यान से देखिए। बेलन में ये जो हो गई, ये हो गई ऊंचाई। तो बेलन में क्या आती है? ऊंचाई आती है। बीच में हमेशा समझिए ये क्योंकि वृत्त है और वृत्त में हमेशा केंद्र होता है, तो केंद्र से यहां तक की जो दूरी होती है, आप समझिए ये क्या होती है? आर होती है। क्या होती है? आर होती है। तो यहां से यहां तक की दूरी आर हो जाएगी, और अगर इनको हम मिला देते हैं और ये हमारी दूरी, हमारी ऊंचाई जिसको बोलते हैं, वो हमारी एच होती है। क्या होती है? एच होती है। तो ये हमारी बेसिक चीज हो गई किसमें? वृत्त में। वृत्त और उस आयत से मिलके जो हमारा बेलन बना हुआ है, ठीक है ना। बेलन आकृति समझ गए होंगे, 3D होती है, तो इसमें भी तीन चीजें निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे हम? एक तो बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन मतलब बेलन के अंदर कितना सामान आ जाएगा, कितने लीटर आ जाएगा, है ना। तो वही तो बेलन का आयतन होगा। क्लियर? तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ध्यान देखिए, जो इसका क्षेत्रफल होगा, ये क्या है? क्षेत्रफल होगा। ये जो इसके वृत्त हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धवृत्त बन जाए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो बेलन का क्षेत्रफल जो बनेगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, गुणे ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई गुणा से कर दें तो इसका आयतन निकल आएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई जो होती है वो, पाई क्या होता है? पाई एक नियतांक है और इसका मान निश्चित होता है 22/7, ठीक है ना। कभी दशमलव में अगर कह दे तो इसको 3.14 भी बोलते हैं। पाई का मान 22.7 या दशमलव में 3.14 होगा। ये हो गया बेलन का आयतन। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। दूसरी चीज आती है संपूर्ण पृष्ठ का। क्या आता है? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ पहले एक चीज यहां पे आती है बेलन में, वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब ये वाला इलाका जो होता है, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर एच के, मतलब 2 पाई आर परिधि हो गई, 2 पाई आर परिधि हो गई, और परिधि में अगर ऊंचाई से हम गुणा कर दें तो हमारा क्या निकल आता है? वक्र पृष्ठ निकल आता है। याद करने का तरीका समझिए, अगर वृत्त की परिधि में ऊंचाई से गुणा कर दें हम, है ना, तो क्या निकल आएगा? वक्र पृष्ठ निकल आएगा।
क्योंकि इसके बाहर बाहर का जो इलाका होगा वही तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। लास्ट आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण में ये भी जुड़ जाएगा, संपूर्ण में ये जो इसके ऊपर वाले तली और नीचे वाले होंगे ये भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर परिधि हो गई, पूरा बाहर बाहर, वृत्त का जो बाहर बाहर हो गया 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच, ब्रैकेट में आर प्लस एच ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसको आप इतने को फार्मूले को रट लीजिए। बेलन से संबंधित सवाल इन्हीं 3 फार्मूलों पे, इन्हीं 3 सूत्रों पे आते हैं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। तो एक सवाल को हम लेते हैं जो बेलन का सवाल हो, जिससे आप बेलन को समझ सकें, उसके सवाल को जान सकें। तो जल्दी से मैं एक सवाल लेता हूं, टाइम मेरा हो रहा है। एक सवाल कुछ इस प्रकार से है, बेलन की भाषा, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, 14 सेंटीमीटर हो, तथा लंबाई, देखिए बेलन की लंबाई बोले या ऊंचाई बोले एक ही चीज है, आप समझिए। लंबाई 7 सेंटीमीटर है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन का हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का, अब कुछ भी पूछ ले, बेलन का आपसे आयतन पूछ ले, है ना, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी बताता हूं मैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, कैसे निकालेंगे, या बेलन का, मैं एक ही सवाल में तीनों चीजें बता रहा हूं, वक्र पृष्ठ पूछा जाए। तीन ही चीजें पूछी जा सकती हैं। वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। देखिए बेलन का जो आयतन होता है, अभी हमने बताया जो बेलन का आयतन था वो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर था, यही अभी बताया मैंने फार्मूले में। देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच था, ठीक है ना। फार्मूला पता, पाई का मान 22/7 अभी हमने बताया। तो यहाँ पे हल करते हैं, पाई की जगह पे 22/7 रख दिया हमने, पाई की जगह पे 22/7 रख दिया। आर त्रिज्या है और त्रिज्या यहाँ कितनी दी गई है, 14। तो क्या कर देंगे हम, 14 गुणे 14, आर स्क्वायर है ना, इंटू एच, एच कितना है, 7 है, एच 7 हो गया। तो 7 से 7 को काट दिया, 22, 14 14 की गुणा 196 होता है, और 196 की गुणा 22 से कर देंगे, हमारा बेलन का आयतन निकल आएगा। निकल आएगा ना, गुणा कर लीजिए, उत्तर आपको पता चल जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर होता है, अभी बताया मैंने फार्मूला में। अब यहाँ पे मान भर दीजिए, 2 फार्मूले का है, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 14, ब्रैकेट में h का मान है 7, h का मान है 7, आर का मान है 14, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसको हल करेंगे अगर हम तो आ जाएगा 22 दूना 44 ऊपर हो गया, 44 हो गया, और इसको 7 से काट दीजिए, 7 एकन्ना 7, 7 दूनी 14, 44 गुणे 2 और ब्रैकेट में 21, 14 और 7 21 हो गया। हल कर लीजिए, 44 दूना 88 हो गया, 88 गुणे 21, 88 और 21 की जब गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1848 वर्ग सेंटीमीटर। कितना, 1848 वर्ग सेंटीमीटर, ये संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। अब अगर आपसे वक्र पृष्ठ कहा जाता तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या हमने बताया है,
वृत्तपृष्ठ होता है 2 पाई r इंटू एच, यही तो बताया ना। 2 पाई r का मान अभी हमने निकाला, 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 14, h का मान, h ऊंचाई थी, ऊंचाई का मान दिया है 7, यहाँ पे कितना दिया है 7, ऊंचाई का मान हमने लिख दिया 7। इस 7 से 7 को काट दिया तो 22 दूना 44 हो गया, 44 गुणे 14, ठीक है ना। 44 और 14 की गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या निकल आएगा, बेलन का, ओके 43/12, वेरी गुड, ठीक है ना। ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो आसानी से आप जो बेलन के सवाल आएंगे उनको भी कर लेंगे। अब शंकु बचा हुआ है, तो शंकु को हम लोग बाद में देखेंगे, टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो इसका 44 गुणे 14 का जो आंसर आएगा 616 हो जाएगा, और ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, और शंकु को फिर हम इसके बाद में बता देंगे। तो बेलन और शंकु के बाद में बस शंकु ही आता अधिकतर है, उसके बाद में ऐसी कोई आकृतियां नहीं आती है, घन घनाभ हमने बता दिया था, ठीक है ना। तो धन्यवाद।